नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. राही यादव। आज हम लोग 1000 के सीरीज में सेट 2 लगाएंगे और इसमें हम लोग मतलब कि 40 से 50 क्वेश्चन का देखेंगे जो VVI है, एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बी सही है। दूसरा में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये सब लोग जानते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम दिया था फैराडे। कौन दिया था? फैराडे, इलेक्ट्रोलिसिस का। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 1 फैराड कितने कूलम के बराबर होते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। 96,500 कूलम। कहाँ है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 96,500 कूलम। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी धातु भूपरपट्टी में प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है। भूपरपट्टी में कह रहा है तो एल्युमिनियम हो जाएगा आपका आंसर सी। कह रहा नीला थोथा, हम उस दिन बताए थे हरा थोथा बताए थे FeSO4 7H2। कहेगा हरा रहेगा तो फेरा दो फेरस सल्फेट और कै दिन 7 दिन 7H2। तो ये हो जाएगा नीला थोथा में आपका सी कॉपर सल्फेट। बढ़ते हैं आगे। कॉपर सल्फेट आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में है कि स्प्लिटर है। स्प्लिटर क्या है? तो स्प्लिटर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शुद्ध जिंक। स्प्लिटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुद्ध जिंक। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। जर्मन सिल्वर का अवयव क्या है। मतलब जर्मन सिल्वर जो है किस किस धातु से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर का जो कंपोजिशन होता है ये देखिए, आप में उसमें कॉपर रहेगा, जिंक रहेगा, निकल रहेगा। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। कॉपर, जिंक, निकल, ये जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन है। आगे कह रहा है कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। हम बताए थे कि डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, यहाँ से बताए थे MgCO3 और CaCO3 और एक बताए थे MgCO3। ये हो गया मैग्नेसाइट कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। कार्नेलाइट का नहीं, ये पहला हो गया आपका डोलोमाइट, ये हो गया मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट का रहा तो कार्नेलाइट का हो जाएगा KCl MgCl2 और 6H2। फिर से देखिए KCl MgCl2 और 6H2। ये आपका कार्नेलाइट का फार्मूला हो गया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का है। गैलेना कहा जाता है गैलेना PbS ए कहा जाएगा। PbS गैलेना को PB शीशा के गैलन बनाया जाता है ना जी, तो गैलेना PbS। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्त। कौन से सांद्रता इकाई ताप पर स्वतंत्र होती है। सांद्रता ताप से तो मोलरटा आयतन अनुपात ये सब जो है ताप से चेंज हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मोलरता पर, चूँकि आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका होता है मोल पर केजी, ठीक है ना, इकाई मोल पर केजी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन अनुसंख्या गुणधर्म है। तो अनुसंख्या गुणधर्म कह देगा तो आपका प्रसरण दाब को पाई से सूचित कहते हैं। प्रसरण दाब में 4 पढ़ते थे। एक पढ़ते थे वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुवन RLVP, एक पढ़ते थे डेल्टा TB क्वथनांक बिंदु उन्नयन, एक पढ़ते थे डेल्टा TF और एक हो गया प्रसरण दाब, जो आपका आंसर डी सही है। ये चारों रहेगा तो हमको कहेंगे अनुसंख्या गुणधर्म है। कह शुद्ध जल का pH मान ये सब लोग जानते हैं कि उदासीन होता है जल, pH मान 7 होता है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है अपेक्षिक P0 - PS/P0। ये आपका आंसर हो जाएगा बी
ठीक है ना। मानक रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है ना, 7.4 होता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न पर निर्भर करता है। तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, दर स्थिरांक है, उस सांद्रता दर स्थिरांक, वो दर जो है तापमान पर, सांद्रता पर, दाब पर, प्रकृति, इसमें सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। दर स्थिरांक जो है सभी पर निर्भर करता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता की मात्रक मतलब कहेगा तो आपका हो जाएगा फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड। धातु का पैरा वैद्युतांक होता है। धातु का जो होता है पैरा वैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। आपका आंसर भी हो जाए, धातु का पैरा वैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है 64 समकप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैराड है, जो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। और तो बूंद का धारिता क्या होगा? तो आपका यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका 20 माइक्रोफैराड के करीब आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसको जनित्र कहते हैं, वो उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। 20 का हो जाएगा आपका सी, उच्च वोल्टता। जल में कौन रंगहीन है? जल में कौन जो है रंगहीन है? तो आपका ही हो जाएगा ये रंगहीन है। क्या है? रंगहीन है। आपको इसको पिछला दिन बताए थे रंगहीन निकालने के, कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्व का नहीं कह रहा? नहीं है। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का नहीं कह रहा, तो मोलिब्डेनम तो हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, जिरकोनियम नहीं होगा, जिरकोनियम, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, चांदी, प्लेटिनम, जिरकोनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा जिरकोनियम। आंसर नहीं, यानी जिरकोनियम संक्रमण तत्व का नहीं होता है। चलिए, भूगर्भपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, अगर तत्व कहेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। आपका आंसर सी, 24 के आंसर हो जाएगा आपका सी, सिलिकॉन। अगर धातु कहेगा तो हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है ना। वायुमंडल में कहेगा तो हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन 78% होता है। मनुष्य के शरीर में कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें 64% होता है, 68% मनुष्य के शरीर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से द्रव धातु कौन सा है? तो द्रव धातु कौन सा है? तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन क्षारीय भूमि जल धातु है? तो क्षारीय कह रहा, एक कहता है क्षारीय मृदा धातु, ध्यान दीजिएगा। एक कहता है क्षारीय मृदा धातु, एक वर्ग 1 होता है, एक वर्ग 2 होता है। तो वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु और वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातु। आपसे पूछा क्या है? क्षारीय धातु। क्या पूछा है? क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु में वर्ग पहला आ जाएगा यहाँ से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सब फ्रांसियम, ये सब जो जाएगा क्षारीय धातु में। तो इसमें सोडियम है, कार्बन तो वर्ग 14 में चला जाएगा, जिंक जो है डी ब्लॉक का है और लोहा भी है डी ब्लॉक का। आपका आंसर हो जाएगा ये सही। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है 27 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? कहता है कि किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। टिंडल प्रभाव, निलंबन में टिंडल प्रभाव नहीं होगा, निलंबन में टिंडल प्रभाव नहीं होगा। अरे सॉरी, निलंबन में तो टिंडल, शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो शर्करा विलयन होता है वो शुद्ध विलयन होता है और टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडी विलयन में। तो ये तो पायस, स्वर्णसल और निलंबन, ये कोलाइडी विलयन है। निलंबन ये जो है आपका शर्करा विलयन में ये शुद्ध विलयन होता है। इसमें कोलाइडी
इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब किसी कोलॉइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कोलॉइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है और विलयन जो है चमकने लगता है, विलयन में जो कोलॉइडी कण होता है वो क्या होता है, चमकने लगता है। चमकने लगता है उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तेल को वसा में बदलने हेतु उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, तो निकल का, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, तीनों को ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में करता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में करता है जब हाइड्रोजन डाल करके करते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है निम्न में से 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण है, निम्न में से धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा धनावेशित सॉल्ट जिलेटिन। क्या हो जाएगा, जिलेटिन। बढ़ते हैं आगे। ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलॉइडी, 30 नंबर देखिए, ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलॉइडी तंत्र कहलाता है, ठोस में परिक्षेपित कोलॉइड तंत्र कहलाता है। ठोस में जो है द्रव परिक्षेपित कोलॉइड कहलाएगा आपका जेल। ठीक है ना। अगर चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये राही केमिस्ट्री क्लासेस जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर ले, उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करे। उस पर थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है, देखिए आप लोग। करें H2SO4 है तो अम्ल है, क्षार है, भस्म है, क्या है, तो ये हो जाएगा अम्ल है। ठीक है ना। H2SO4 क्या है, अम्ल है। 31 का क्वेश्चन हो जाएगा ए, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो हम पिछला दिन ही बताए थे कि हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और फ्लोरीन होना चाहिए। ये तीनों को हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए, तो फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। ये HCl नहीं है, यहाँ पर HF होगा। ठीक है ना, HF3 लिख दिया है, यहाँ पे HF होगा। ठीक है, ये HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 32 का C हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना जो होगा कि रिएक्शन का भी कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। C6H5 कौन सा पदार्थ है, तो बेंजीन का सूत्र हो गया। C6H5 जो हो गया, क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और बेंजीन जो है कैसा है, तो बेंजीन हम बताए थे कि चुंबकीय गुण, ठोस में जब गुण बताए थे तो चुंबकीय गुण, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय में एक अनुचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, एक फेरी लौह चुंबकीय। तो अणु में आकर्षण कम होता है। ठीक है ना, तो अणु में आकर्षण कम होता है, जिसमें क्या होता है, कॉपर प्लस होता है, जिंक प्लस होता है। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय में होता है सब कंपाउंड। ठीक है ना, जितना भी तरह के कंपाउंड होते हैं वो होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय होगा, जितना भी कंपाउंड प्रतिचुंबकीय होगा। और लोहा में फेरस कोबाल्ट निकल, लौह चुंबकीय हो जाएगा, प्रतिलौह चुंबकीय में मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। N2O में सोडियम का उपसंयोजन संख्या, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। N2O में, तो N2O में सोडियम का, तो सोडियम का उपसंयोजन संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, पिछला सीरीज में भी आया था। निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, कौन जो है अक्रिस्टलीय है, तो ग्रेफाइट तो हो जाएगा क्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय में 7 हो जाएगा। क्वार्टज ग्लास हो जाएगा, ये क्वार्टज ग्लास, अगर खाली क्वार्टज रहता तो क्रिस्टलीय, लेकिन क्वार्टज ग्लास लगा दिया तो अक्रिस्टलीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा ओलियम का सूत्र है, तो ओलियम सूत्र होता है H2S2O7, ये हम लोग पढ़ते हैं संपर्क विधि में, पढ़ते हैं ओलियम बनता है, तो उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तब उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। चलिए जलांशन करते हैं इसका, तो बनता है आगे कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन दुर्बलतम लिगैंड का उदाहरण है। दुर्बलतम लिगैंड मतलब कहेगा, तो दुर्बल लिगैंड में क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ऐसे OH भी दुर्बल लिगैंड है, लेकिन सबसे दुर्बलतम का दिया तो क्लोरीन हो जाएगा। मजबूत में कहेगा तो साइनाइड, NH3 और CO हो जाएगा। कह रहा पोटास एलम उदाहरण है, तो पोटास एलम जो है ये जो है दिक लवण है, C आंसर हो जाएगा आपका, दिक लवण है। 39 नंबर क्वेश्चन का C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C। पोटास एलम जो है दिक लवण है, उसमें 2 सेंट्रल मेटल एटम पाया जाता है। पोटास एलम कहने का मतलब फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 L2
SO4 के होल थ्राइस और 24H2 ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? तो हीरा में कहेगा तो sp3, और ग्रेफाइट में बोलेगा तो sp2। हीरा में sp3, हीरा में क्या हो जाएगा sp3, ग्रेफाइट में sp2, बेंजीन में हो जाएगा क्या sp2। चलिए बढ़ते हैं। और मीथेन में कहेगा तो sp3। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, CH4 NH3H2O, ठीक है। एगो पूछे, तीनों हो जाएगा sp3, ध्यान दीजिएगा sp3 हो जाएगा sp3। और बेंजीन पूछेगा ग्रेफाइट, हीरा भी हो जाएगा, एक हीरा हो जाएगा, हीरा में sp3, ग्रेफाइट कहेगा और बेंजीन कहेगा तो उसमें हो जाएगा sp2। तो आपका आंसर इसमें हीरा का हो जाएगा sp3। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा कौन, सोना। 41 नंबर क्वेश्चन बी हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत कह रहा है, तो ऊष्मा और विद्युत का दोनों कहेगा तो अगर ग्रेफाइट हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। सोना भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, ये बहुत तन्य होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ऊष्मा का भी है और विद्युत का भी है। चलिए कह रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या, इथाइन कहने का मतलब कह दिया, ईथ मतलब 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा, तब पाई बॉन्ड की संख्या 2 होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है अल्कोहल में सक्रिय क्रियामूलक क्या है, अल्कोहल में OH हो जाएगा, आपका आंसर ए। कीटोन का क्रियामूलक क्या है, तो कीटोन का ए हो जाएगा। यहाँ से इधर भी आर रहेगा, इधर भी आर रहेगा, डबल बॉन्ड हो, आर की जगह पर कार्बन रख सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। फिनॉल की प्राकृतिक है, तो फिनॉल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, 5 पॉइंट कुछ होता है, तो ये अम्लीय हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या ए। ये फिनॉल में OH लगा ले तो मार सकते हैं आप लोग, छाड़िए, ठीक है। नमस्ते। चलिए दोस्त, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक बार भी क्लियर नहीं होता दोबारा देखिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उससे मोटिवेशन मेरा बढ़ता रहेगा, ताकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीरीज लाते रहें।